हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूं आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 18 मई 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। ये पूरी की पूरी करंट अफेयर्स जो है वो उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीपीएससी के थ्रू। एंड आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस पूरी की पूरी करंट अफेयर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाकर के। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। देन आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आज आपकी तारीख है 18 मई एंड कल है आपकी तारीख 19 मई, और 19 मई से अनअकैडमी में स्टार्ट होने वाला है आपका स्पेशल प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन कोर्स, जहां पे आपकी पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एंड इसमें आपको प्रॉपर तरीके से यूपीपीएससी पीसेस में आपका टारगेट किया जाएगा। दालना आपको मैं बता देती हूँ कि स्टार्टिंग क्योंकि 19 मई से है, इसलिए मैं इसको आपको आज आपके सामने इसको दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सारे आपके एजुकेटर्स हैं, एक एक एजुकेटर के बारे में आपको अभी डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि आपकी क्या क्या तैयारी किस तरीके से कराई जा रही है। खैर, मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे के पूरे टारगेट यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स में आपका जहाँ पे प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, ये 19 मई से शुरू हो रहा है। देन इसमें करीबन 400 से ज़्यादा सेशंस होंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मल्टीपल एजुकेटर्स होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जाएंगे। लाइक अगर हम लोग बात करें हिमांशु थापा सर की, तो सर आपको भूगोल और आपदा प्रबंधन यानी कि आपका ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। देन मोहम्मद तारिक सर आपके प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास को यानी कि एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया को कंप्लीट कराएंगे। मुकेश कुमार सिंह सर आपकी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि आपकी इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कराएंगे। मोहम्मद नवाजीश सर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपको पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको कवर कराएंगे। देन मृत्युंजय कुमार चंदन सर कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर आपका कंप्लीट कराएंगे। इशरत जावेद फारूकी सर आपको मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत पढ़ाएंगे। उदयभान सिंह सर आपको भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे। देन मैं आपको पढ़ाऊंगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे पढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। लाइक आप मेरा देख ही रहे हो यहाँ पे, तो आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, फुल आपकी प्रिपरेशन होगी। साइंस एंड टेक का जो कंटेंट है वो मेरे थ्रू क्रिएट किया जाएगा। देन आपके ये है मृत्युंजय, आपके हिमांशु थापा सर हैं। देन आपको बता दूं कि ये मोहम्मद नवाजीश सर हैं। देन आप आगे देखोगे उदयबान सर हैं। सर के बाद में मोहम्मद तारिक सर हैं। सभी टीचर्स को पहचान लीजिए क्योंकि ये सारे के सारे टीचर्स ही आपके इस पूरे के पूरे कोर्स को तैयार करने वाले हैं। देन आपको बता दूं कि इसके साथ साथ में वो सारे के सारे कैंडिडेट दोज आर नॉट गोइंग टू बाय और परचेज आर कोर्स, तो आपके लिए स्पेशल क्लास भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। मैं दिन में रोज दोपहर में आती हूँ, आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लर्निंग एप्लीकेशन के थ्रू करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, मल्टीपल टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं मेरे द्वारा। एंड अगर आपको लगता है कि येस मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, तो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो मेरे रेफरल कोड को यूज करके इस पूरे के पूरे फाउंडेशन कोर्स को। एंड मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि कल से आपका प्रॉपर तैयारी स्टार्ट होगी, बिगिनिंग से होगा कोर्स स्टार्ट, तो आप जब एंड करोगे तो आपका प्रॉपर समराइजेशन होगा सारी चीजों का। देन आपके जो पैकेजेस हैं मैं 12 मंथ का रिकमेंड करती हूँ। सारे टीचर्स आपको 12 मंथ का एजुकेटर्स जो हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे क्योंकि ये कोर्स आपका 7000 का है। बट वही अगेन 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप यूज करते हो मेरा रेफरल कोड खुशबू लाइव, एंड इसको यूज करने के बाद में यही 7000 का कोर्स आपको 6300 में बढ़ जाएगा। देन एक और चीज आपको बता देती हूँ कि 63,000 रुपीज में आप प्री भी कर रहे हो, मेंस भी कर रहे हो, तो ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छी तैयारी है एंड प्रॉपर तैयारी आपकी होगी। देन स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। आपका आज का जो क्वेश्चन है यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे बोल रहे हैं कि विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और मैं आपको बोल दे रही हूँ कि आप लोग क्या करते जाइएगा, इसको कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर करते जाइएगा। लाइक आपका जो पहला स्टेटमेंट है इसमें बोल रहे हैं कि विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 2020 का जो विषय था वो कनेक्ट 2030 था, आईसीटीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए था। देन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आपने आई होप कि ढंग से देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है 17 मई, ये बिल्कुल कैसा है आपका करेक्ट है। तो भाई इससे तो हम निश्चिंत हो गए। देन आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस का विषय कनेक्ट 2030 आईसीटीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, इसको हम लोग देख लेते हैं। सी विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 2020 का जो विषय था वो कनेक्ट 2020 था।
2030 था, ICTs फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दोनों आपके सही हो गए। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। सो आपको बता देती हूँ कि इस बार विश्व दूरसंचार दिवस का जो थीम था वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने या करके कोविड-19 को हराने का प्रयास और सतत विकास के लिए 2030 का कम्युनिकेशन एजेंडा है। ठीक है, साथ ही 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी को आपका जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसको बढ़ावा देना है। इसके बारे में मैं आपको अपने फाउंडेशन कोर्स में बताऊंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। देन इस दिन को लोगों के बीच सकारात्मक संचार टेक्निक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। तो आप बोलोगे कि पॉजिटिव जो टेक्निक है फॉर कम्युनिकेशन उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। देन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। इसका पहला विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई 1969 को सेलिब्रेट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कनेक्शन पर हस्ताक्षर करने के लिए यह 1973 में मलागा टार्मोलिनोस साधिकार सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था। सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित करके यह करने के लिए 2005 में आमंत्रित किया था, जिसके बाद साल 2006 से इस दिन विश्व दूरसंचार दिवस के साथ विश्व सूचना समाज दिवस को भी मनाया जाने लगा है। देन आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। देन आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। तो आप इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि प्रवासियों के आगमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों को सुचारू आवागमन सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नाम आपने देख लिया होगा, अगर आपको नहीं पता चला है तो आप यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है आपका, इसने क्या किया है, एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली को विकसित किया है, डेवलप किया है। भारत सरकार ने प्रवासी कामगारों को अपने मूल स्थानों तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से उनकी यात्रा को मंजूरी भी दी है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों या कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाए रखेगा और उनके मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए अंतरराज्यीय संचार तालमेल में मदद भी करेगा। देन इसका एक अतिरिक्त लाभ संपर्क में आने वाले का पता लगाने यानी कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के रूप में भी होगा, जो कोविड-19 से निपटने के लिए की जा रही कार्यवाही में भी उपयोगी साबित हो सकता है। प्रवासी लोगों के बारे में मुख्यतः डेटाबेस जैसे नाम, आयु, मोबाइल नंबर एंड आरंभिक और गंतव्य जिला जो आपका है, भारत यात्रा की जो तिथि है, जिन्हें राज्य द्वारा पहले ही एकत्र किया जा रहा है, को अपलोड करने के लिए उसका मानकीकरण कर दिया भी गया है। देन आपको बता दूं कि राज्य इस बात की परिकल्पना कर सकेंगे कि कितने लोग कहां से बाहर जा रहे हैं और कितने अपने गांव या गंतव्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों के मोबाइल नंबरों का उपयोग कोविड-19 के दौरान कनेक्ट ट्रेसिंग या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और आवागमन पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। देखिए, आज ही आपने देखा होगा कि जब से लॉकडाउन 4 यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है 18 तारीख से, सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ई पास लेकर के निकल रहे हैं। जाम की स्थिति आ गई है, दिल्ली और आपका जो यूपी बॉर्डर है वहाँ पे जाम की स्थिति आ गई है। अगर हमें अनुमान हो पहले से ही कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो हम अपनी जो पुलिस है, जो हम अपना जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उस तरीके से मैनेज करके रख सकते हैं, यानी कि सरकार उस तरीके से रख सकती है। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये जो आपकी एप्लीकेशन है, ये जो आपका डेटाबेस फॉर्मेट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन सभी राज्यों को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए। देन आगे बढ़ लेते हैं। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि सिक्किम ने 16 मई 2020 को डैश राज्यत्व दिवस मनाया है, 36वां, 59वां, 25वां एंड 45वां। अब जिसकी पॉलिटी यहाँ पे अच्छी होगी तो वो इसका आंसर आराम से कर लेगा, उसको डिटेल की जरूरत भी नहीं होगी। खैर, मैं आपको बता देती हूँ कि 16 मई 2020 को चिंतन भवन में आयोजित, इसको आपको याद रखना है चिंतन भवन को, इसमें आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में सिक्किम का 45वां राज्यत्व दिवस मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने भी भाग लिया, जबकि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस की बधाई दी एवं जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैसे क्षेत्रों में सिक्किम की प्रगति की सराहना भी की। सिक्किम राज्य दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। देन सिक्किम साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में नामग्याल राजवंश के द्वारा की गई थी।
भारतीय संविधान के 35वें संशोधन से सिक्किम को भारतीय गणराज्य में 22वें सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संवैधानिक संशोधन में दिया गया था। पहले इसे अंग बनाया गया था भारत का, देन इसको आपका प्रॉपर तरीके से स्टेट घोषित किया गया था। देन आपको बता दूं कि सिक्किम में राजशाही की स्थापना 1642 में हुई थी। यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था। इसके बाद 1890 में ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय वर्ष 1947 में सिक्किम की भारत के साथ संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत की ओर से देखे जाना तय हुआ। 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद इस राज्य का विलय भारत में हुआ और 16 मई 1975 को भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य ये बना दिया गया। देन सिक्किम के बारे में बता दूं कि सिक्किम राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर और पूर्व में चीनी तिब्बत क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। अंग्रेजी, नेपाली, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, परंतु शासकीय भाषा कार्य में अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म यहाँ के प्रमुख धर्म हैं। सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो गंगटोक है। सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा, यानी कि राज्य का जो पशु है वो लाल पांडा है। राज्य पक्षी लाल तीतर है। राज्य फूल नोबल डेंड्रोबियम है और राज्य का वृक्ष बुरांस का है। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य यानी कि फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का। 2016 में सिक्किम विश्व में पहला पूर्ण जैविक राज्य बनाया गया था। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। परजीवी कवक की इस नई प्रजाति का नाम डैश के नाम पर रखा गया है। फेसबुक, मोपअप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। आई डोंट थिंक सो कि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए। एक नई परजीवी यानी कि आपका पैरासिटिक फफूंद यानी कि फंगस की प्रजाति की खोज हुई है। इस प्रजाति को ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटी नामक या नाम ट्विटरी नाम दिया गया है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका नाम क्या है, सी ट्विटर के नाम पे दिया गया है। देन इसने लेबोलेबियन या लेबोलेबेनियल की पहले की अज्ञात प्रजातियों के लिए अस्तित्व की पुष्टि की है। छोटे, विचित्र और बड़े पैमाने पर अज्ञात कवक परजीवी का एक क्रम जो कीटो और मिलिपेडो पर हमला करता है, उन्हें सामान्य और अधिक परिचित नाम लेबोल से भी जाना जाता है। तो काफ़ी प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट है नाम, आप भी कोशिश करिएगा प्रोनाउंस करने की, एंड नहीं प्रोनाउंस हो तब भी आप एक दिमाग में रखिएगा कि भाई ये है इसका आंसर एंड इसको हमें समझ के रखना है। आपको बता दूं कि ये छोटे लार्वा जैसा दिखता है और इस मामले में मिलीपेड से के प्रजनन अंगों पर मेजबान जीवों की बाहरी स्तर पर रहते हैं। वे आमतौर पर अपने मेजबानों को नहीं मारते हैं, हालांकि वे मेजबान फिटनेस को खराब कर सकते हैं यदि संक्रमण का स्तर अधिक है। आपका अगेन लेबोन बेनियल को पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था। लेबोन बेनियल पर मूलभूत कार्य अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट रोलैंड थॉक्स्टर 1858 से 1932 के द्वारा पूरा किया गया था। काफ़ी खतरनाक नाम है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे इसमें बोला जा रहा है मूड ऑफ इंडिया पोर्टल एक इंटरैक्टिव वेब पोर्टल है जो ट्विटर डेटा के वास्तविक समय के विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के आधार पर देश में किसी भी क्षेत्र के प्रचलित मनादेशों या मनोदशा का अनुमान लगा सकता है। वेब पोर्टल किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, आईआईटी तिरुपति या आईआईटी रुड़की के द्वारा। सो आई होप कि आप लोग इसका आंसर कर पाओगे कमेंट सेक्शन में। टिल देन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, ठीक है, आईआईटी तिरुपति के द्वारा या ने एक इंटरैक्टिव वेब पोर्टल मूड ऑफ इंडिया विकसित किया है जो ट्विटर डेटा के वास्तविक समय के विश्लेषण के आधार पर देश में किसी भी क्षेत्र के प्रचलित मनोदशा का अनुमान लगा सकता है। पोर्टल आपके सामने यहाँ पे लिखा है को आईआईटी तिरुपति के अनुसंधान और बुद्धिमान सॉफ्टवेयर और मानव विश्लेषकी लैब के द्वारा बनाया गया है। उपयोगकर्ता पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और किसी भी स्थान और विशेष तिथि का चयन कर सकते हैं और उस क्षेत्र में प्रचलित मनोदशा को देख सकते हैं जो हैशटैग के सेट पर उपयोग करके किए गए ट्वीट के आधार पर किया जाता है। सो ऑब्वियसली जब हमारे मूड में क्या चल रहा है हम उसको इंडिकेट करते हैं तो उसके सामने हैशटैग लगा देते हैं, तो हैशटैग के आधार पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके की मनोदशा है आपके उस एरिया में। खैर, ट्वीट के आधार पर परिणामों को 7 श्रेणियों, 6 मूल भावनाओं और एक तटस्थ यानी कि न्यूट्रल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। आईआईटी के प्रोफेसरों के अनुसार पूरे भारत में करीबन 4,64,933 ट्वीट 14 मार्च से 9 मई के दौरान हैशटैग इंडिया या हैशटैग इंडिया फाइट्स कोरोना, हैशटैग कोविड-19, हैशटैग कोरोना वायरस और हैशटैग लॉकडाउन के तहत पोस्ट किए गए हैं।
जिनमें से 29 सकारात्मक लगे और 20% दुखी, 11% ने आश्चर्य व्यक्त किया, 5% को क्रोध आया, 2% भयभीत थे और 1% घृणा, जबकि 35% लोग जो थे वो आपके न्यूट्रल थे। सो आप कुछ कर नहीं सकते, आज हम लोग उस सिचुएशन में हैं कि इधर कुआं उधर खाई, हम प्रॉपर तरीके से ओपन कर भी नहीं सकते हैं। इनकेस अगर हम ओपन करते हैं तो हमें हमारी जान को खतरा है। सो काफ़ी ही दुखद स्थिति है, मैं भी बोलती है हैशटैग मैं बहुत दुखी हूँ। खैर आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न में और आपसे बोल रहे हैं कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है। गोल का पूर्ण रूप क्या है? इट्स गोइंग ऑनलाइन एज लेंडर्स, गोइंग आउटसाइड एज लेंडर्स या लेडर्स, देन गोइंग ऑफिस एज लेडर्स एंड गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, सो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। खैर, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में एक वेबिनार में फेसबुक की साझेदारी में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स की शुरुआत की है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। देन मौजूदा चरण में यह कार्यक्रम 5000 आदिवासी युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म और उपकरणों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने, व्यापार करने के नए तरीके सीखने, नए अवसरों को तलाश करने और उनके साथ जुड़ने का उद्देश्य रखता है। देन इस कार्यक्रम को जनजातीय युवाओं और महिलाओं की क्षमता को विकसित करने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ से तैयार किया गया है, जिससे उन्हें मेंटरशिप के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी, जिसमें बागवानी, फूड प्रोसेसिंग, मधुमक्खी पालन, जनजातीय कला और संस्कृति, औषधीय जड़ी बूटियां, दूसरों के बीच उद्यमशीलता की प्राप्ति आदि शामिल है। खैर, इस कार्यक्रम में 5000 अनुसूचित जनजाति के युवाओं, जिन्हें मेंटीज कहा जाता है, को विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों, जिन्हें मेंटर्स कहा जाता है, द्वारा प्रशिक्षण प्रदान प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा। 2 मेंटीज के लिए 1 मेंटर होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एसटी युवाओं का अपने प्रतिपालकों के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभाओं को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मोबाइल इंडोर कीटाणुशोधन स्प्रेयर विकसित किया है। हालांकि WHO के द्वारा यह भी बोला गया कि आउटसाइड में इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट्स को थ्रो करना या आपका डालना लोगों पे वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। खैर, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, IIT मद्रास है, अघोरकर अनुसंधान संस्थान है, CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट CSIR डूंगरपुर है। खैर, सो CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट डूंगरपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर इकाइयों का विकास किया है। इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई एवं डिसइंफेक्टेंट रखने के लिए किया जा सकता है। बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर एवं न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्टेंट्स नामक इन दोनों इकाइयों का उपयोग टेबल, डोर नॉब, आपके लाइट स्विच, काउंटर टॉप्स, हैंडल, डेस्क, फोन, कीबोर्ड, शौचालयों, पॉकेट, सिंक एवं आपके डिसइंफेक्टिंग इकाइयों का उपयोग लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण का जोखिम कम कर सकता है और असावधानी से सतहों के संपर्क में आ जाते हैं। नॉर्मली सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करते हैं यूजिंग सैनिटाइजर एंड आप सोप से भी उसको हैंड वॉश कर सकते हो। बट अगर आपको एक लार्ज स्केल में डिसइंफेक्टेंट को फेंकना है तो उसके लिए ये जो आपकी टेक्निक्स डेवलप करी गई हैं डूंगरपुर के थ्रू, सो ये बहुत ही अपने आप में काबिल तारीफ है। खैर, आपको इसके आगे मैं और बता देती हूँ कि BPDS एवं POMID दोनों में ही स्प्रेयर सिस्टम की डिजाइन 2 चरण स्प्रेइंग इकाइयों एवं निचले तथा ऊपरी टीयर्स में फिक्स्ड एवं फ्लेक्सिबल नोजल सेट की संख्याओं द्वारा इंडोर क्षेत्र की सफाई करने तथा डिसइंफेक्टेंट करने के लिए पृथक स्टोरेज टैंक के साथ बनाई गई है। भारी उपयोग एवं अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर का एक औद्योगिक वेरिएंट भी होता है। POMID मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्टेंट इकाई 4 पहियों पर स्थित स्टील फ्रेम से बना होती है या बनी होती है। यह प्रणाली कंप्रेशर, पाइपिंग एवं फिटिंग्स तथा स्प्रे नोजल से निर्मित होती है। हाथ से पकड़े जा सकने वाले आपके फ्लेक्सिबल स्प्रेयर आर्म का उपयोग करके इच्छित परिणाम भी किसी भी दिशा में दिए जा सकते हैं। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सुपर अर्थ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कैंटरबरी विश्वविद्यालय UC के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक दुर्लभ नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है जो आकाशगंगा के केंद्र की ओर स्थित है, जिसे गैलेक्टिक बल्ब भी कहा जाता है। सुपर अर्थ एक एक्स्ट्रा सोलर ग्रह है जिसमें पृथ्वी, यूरेनस और नेपच्यून की तुलना में अधिक मास है, द्रव्यमान है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 और 2 दोनों सही है स्टेटमेंट्स, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। पढ़ लीजिए फिर बता दीजिए मुझे।
सो कैंटरबरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है जो आकाश गंगाओं के केंद्र की ओर स्थित है, जिसे गैलेक्टिक बल्ब भी कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। देन सेकंड में बोल रहे हैं कि यह केवल एक मुट्ठी भर अतिरिक्त सौर ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और कक्षा दोनों के साथ खोजा गया है। इस ग्रह के तारे या उसके सूर्य का वजन हमारे सूर्य के वजन का 10% है और इस ग्रह का एक वर्ष लगभग 617 दिनों का है। ग्रह का पृथ्वी और नेपच्यून के बीच कहीं एक द्रव्यमान है। यह मूल तारे से शुक्र और पृथ्वी के बीच एक स्थान पर आप बोलोगे परिक्रमा करता है, रोटेट करता है। यह पृथ्वी से अधिक द्रव्यमान वाला एक एक्स्ट्रा सोलर ग्रह है, लेकिन सौर मंडल के बर्फ दिग्गजों यूरेनस और नेपच्यून के द्रव्यमानों से काफी कम है। यह शब्द केवल ग्रह के द्रव्यमान को संदर्भित करता है और आवास की संभावना या सतह की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। खैर, आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं क्या, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? पश्चिम बंगाल के, हिमाचल प्रदेश के, असम के या मध्य प्रदेश के? सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत थे पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी। इनका लंबी बीमारी के बाद 17 मई 2020 को निधन हो गया है। भक्तों के बीच के वे दद्दा जी के नाम से मशहूर थे। परम पूज्य दद्दा जी का जन्म अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर 19 सितंबर 1937 को हुआ था। अंता प्राप्ति वर्ष तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी को ही जन्म दिवस मनाया जाता है। पूज्य दद्दा जी की प्राथमिक शिक्षा नजदीकी ग्राम खमहरिया एवं नारायणी संस्कृत विद्यालय की कटनी के उपरांत काशी वाराणसी के टेढ़ी नीम संस्कृत विद्यालय में, मध्यम एवं उच्च शिक्षा गंगा तट लाल घाटी विरला संस्कृत महाविद्यालय काशी में व्याकरण शास्त्र में शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने का गौरव भी इन्होंने प्राप्त किया है। खैर, काशी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर दद्दा जी जिला मिर्जापुर के बैरनी कछवा के हनुमंत संस्कृत विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए। 1962 से अभी तक दद्दा जी द्वारा 180 श्रीमद् भागवत कथाएं एवं अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए हैं। साथ ही पूज्य श्री के द्वारा इसके अतिरिक्त सैकड़ों असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ एवं रुद्राभिषेक यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए हैं। पूज्य श्री के द्वारा अनेकों मंदिरों का निर्माण एवं अनेकों जीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। आपको बता दूं कि पूज्य दद्दा जी के प्रयासों से अनेकों स्कूल, स्वीकृत शाला भवनों का निर्माण एवं सुधार कार्य कराया गया है। क्रमशः यज्ञ क्रमांक 93 इंदौर, यज्ञ क्रमांक 100 वृंदावन गार्डन भोपाल, यज्ञ क्रमांक 104 सागर, यज्ञ क्रमांक 108 उज्जैन में पृथक पृथक 5 विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है, जिसके पृथक पृथक 5 प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। सो आप देख सकते हो कि इतनी सारी इनके साथ पास में क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं। आप बोल सकते हो कि चीज़ें इन्होंने कराई हैं कंडक्ट। ये हैं आपके दद्दा जी। देन आगे बढ़ लेते हैं आपके आज के लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें बोल रहे हैं कि वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोयान है, फांगफांग है, हुआ यू है या सुटांग है? सी, इनके जो हैं रचनाकार वो चीनी साहित्यकार फांगफांग हैं। इन्होंने इनको पुस्तक को लिखा है वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी के नाम से। ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियां और सोशल मीडिया पोस्टरों का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन के दस्तावेज बिना विश्वसनीय जानकारी के क्वारंटीन दैनिक जीवन की चुनौतियों और बदलते मूड और भावनाओं को अधिकृत करता है और यह असाधारण समय का एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड है। पुस्तक 15 मई 2020 को एक ई बुक प्रारूप में भारत में जारी की गई थी, जिसे हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका ऑडियो 26 मई को आएगा। देन आपको बता दूं कि यह माइकल बेरी द्वारा अनुवादित किया गया है। पुस्तक सामाजिक अन्याय के खिलाफ लेखक की आवाज़, शक्ति के दुरुपयोग का वर्णन करती है, जिसमें महामारी की प्रतिक्रिया को बाधित किया है। पुस्तक का 15 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, किसने अनुवाद किया है, कितनी भाषाओं में इसको अनुवाद किया जाएगा। तो 15 भाषाओं में अनुवाद इसका किया जाएगा, इसको याद रखिए। खैर, आपको बता दूं कि 25 जनवरी को चीन की केंद्र सरकार द्वारा वुहान में तालाबंदी किए जाने के बाद फांगफांग ने एक ऑनलाइन डायरी प्रकाशित करना शुरू किया था। बाद के दिनों और सप्ताहों में लेखक की रात की पोस्टिंग में उनके लाखों नागरिकों के भय, कुंठाओं, क्रोध और आशा को आवाज दी, जो मजबूर थे। अलगाव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव थे, सामुदायिक जीवन रेखा और गलत सूचना के स्रोत के रूप में इंटरनेट की भूमिका और घातक वायरस द्वारा उठाए गए पड़ोसियों और दोस्तों के जीवन को दर्शाता है। खैर, आपको फैंगफैंग के बारे में बता देती हूँ या फांगफांग के बारे में बता दूँ। फांगफांग ने लगभग 100 अलग अलग संस्करणों में उपन्यास लिखे हैं, लघु कथाएं लिखी हैं और निबंध लिखे हैं। वे कई सम्मानों के प्राप्त करते हैं, जिसमें लू एक्सुन साप्ताहिक पुरस्कार और उत्कृष्ट लेखन के लिए चीनी साहित्य और संचार पुरस्कार भी शामिल है। सो ये है आपका वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी फांगफांग। सी,
ये आपकी आज के अंतिम प्रश्न था और ये आपका आज का अंतिम क्लास मतलब नोट था या क्वेश्चन था। सो आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। एंड भूलिएगा नहीं, कल से आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसकी बिगिनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, पेंडिंग वर्क नहीं रहता, तो वो सारी की सारी चीज़ें टाइमली कंप्लीट कर लेता है। तो आपको अगर अपना पूरा का पूरा कोर्स टाइमली कवर करना है तो उसके लिए आप इस बैच कोर्स में इनरोल करा सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड। एंड जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।